जैन दोस्तों, दुष्यंत शर्मा क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में पढ़ रह चुके हैं और ऑलमोस्ट वर्णमाला के संबंधित हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। और लास्ट जो हमारी वीडियो आई थी वो हमारी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आए थे। वो प्रश्न ऐसे थे, संख्या संबंधित प्रश्न थे। हम कह सकते हैं कि वो संख्या संबंधित प्रश्न जो थे वो इस प्रकार के थे कि जो कि परीक्षा में परीक्षार्थियों को भ्रम पैदा करते हैं, संख्याओं में भ्रम पैदा करते हैं कि जब वो प्रश्न आते हैं तो परीक्षार्थी सोचते हैं कि कौन सा इसका आंसर लगाया जाए। और उस भ्रम की स्थिति को हमने वो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस करे थे उनसे ख़त्म किया था। अब आज का हमारा वीडियो है वर्णमाला के ही जो अन्य प्रश्न बचे हुए हैं वो लेके आए हैं हम आज आपकी वीडियो में। ये भी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके डेफिनेशन से हैं, डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। ये भी आपकी परीक्षा में अक्सर भ्रम पैदा करते हैं और गलत हो जाते हैं। परीक्षार्थी को आते हुए भी परीक्षार्थी क्या करते हैं कि क्वेश्चन सारे याद कर ले जाते हैं, लेकिन एक भ्रम वाली स्थिति बन जाती है जिसके कारण आते हुए भी वो गलत कर आते हैं। इन प्रश्नों को आप याद कर लेंगे तो ये पेपर में कभी भी गलत नहीं होंगे। और कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे भी हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, सभी को आते हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप उनको पढ़ लेना या फिर जो मेरी पिछली वीडियो है उनको एक बार देख लेना, तो वो क्वेश्चंस तो आपके कभी गलत नहीं होंगे क्योंकि उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जैसे ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी क्या? वर्ण। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई की बात करें भाषा की तो क्या होगी? ध्वनि। ध्वनि। जो हमारे विचार, जो हमारे मन में जो विचार प्रकट होते हैं उनको हम जब व्यक्त करते हैं, हमारे मुख विवर से जब वो निकलते हैं तो वो ध्वनि के रूप में निकलते हैं, ध्वनि के रूप में निकलते हैं। और जब ये ध्वनि हमारे लिखित रूप ले लेती है तो वो वर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अतः ध्वनि को लिख दें हम, अगर जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसको हम लिख दें तो ये क्या हो जाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित रूप से भाषा की छोटी इकाई सबसे कौन सी होती है? वर्ण होती है। क्योंकि हम ध्वनि को लिख नहीं सकते हैं, केवल सुन ही सकते हैं। जब ध्वनि लिखित रूप ले लेती है तो वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होगी और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? आपकी ध्वनि होगी। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्या? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। क्या होती है दोस्तों? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। शब्द हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका एक अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जैसे कि ध्वनि सबसे पहले प्रकट हुई, ध्वनि सबसे पहले प्रकट हुई। सबसे पहले प्रकट क्या होता है? ध्वनि होता है। और ध्वनि को हम वर्ण का रूप दे देते हैं, लिख देते हैं। उन्हीं वर्णों का एक सार्थक समूह बना दिया जाए, एक सार्थक समूह बना दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा आ, ये क्या है आपके? ये वर्ण है। मैंने ये बोला आ तो ये ध्वनि है। लेकिन जैसे ही मैंने इनको इस बोर्ड पर लिख दिया, मैंने इसको इस बोर्ड पर लिख दिया तो ये वर्ण हो गए। लेकिन मैं अगर इसको इस प्रकार से लिख दूं, राम या आम, ये लिख दूं तो ये क्या हो गए? ये शब्द हो गए। क्या हो गए? ये शब्द हो गए। ये शब्दों, ये वर्णों का एक व्यवस्थित सार्थक रूप है। सार्थक रूप है। सार्थक का अर्थ ही यह होता है कि एक अर्थ निकलना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका सार्थक कहलाता है। तो आप जानते हैं राम एक सार्थक वर्ड है क्योंकि राम किसी का नाम भी हो सकता है। आम एक सार्थक वर्ड है क्योंकि आम आप जानते हैं कि एक फल होता है, इसका भी अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर
कि अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, शब्द होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई भावार्थ के आधार पर। भावार्थ मतलब जिसका कोई अर्थ निकले या भाव निकले। जैसे कि मैंने अभी लिखा राम, राम, राम एक नाम है, इसका कोई भाव नहीं निकल रहा है। क्या नहीं निकल रहा है, भाव नहीं निकल रहा है। हम या फिर हम कह सकते हैं कि केवल हमने राम लिख दिया, अब हमें ये नहीं पता राम क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहा है, कोई हम एक क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आ रहा, अर्थात इसका कोई भाव नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, भावार्थ की दृष्टि से नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, जैसे कि मैंने लिखा राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब ये एक भाव प्रकट कर रहा है कि राम बाजार जा रहा है। क्या भाव प्रकट कर रहा है, वो बाजार जाने का भाव प्रकट कर रहा है। कौन प्रकट कर रहा है, राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जा रहा है और बाजार जाने का भाव प्रकट कर रहा है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भावार्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी दोस्तों, वाक्य। वाक्य क्या होगी, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। या हम कह सकते हैं शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक भाव निकले वो क्या कहलाएगा, वो वाक्य कहलाएगा। या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वाक्य होगी। अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, क्या आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण आप सभी जानते हैं कि वर्ण क्या होता है, माला। माला एक कहते हैं कि माला मोतियों का एक व्यवस्थित क्रम, मोतियों का एक व्यवस्थित क्रम। एक माला है उसमें मोती एक व्यवस्था से डाले जाते हैं, जैसे कि एक अगर कहीं यहाँ लाल लगाया तो यहाँ भी लाल लगाए, यहाँ पीला लगाया तो यहाँ पीला लगाए, एक व्यवस्था के रूप में डाले जाते हैं। अगर बीच में यहाँ दो फूल हैं, लाल लाल के बीच में दो फूल हैं तो यहाँ भी दो फूल होंगे। अतः कह सकते हैं हम कि ये व्यवस्थित रूप से गठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये व्यवस्थित रूप से गठे हुए हैं। उसी प्रकार से वर्णमाला मतलब वर्णों का एक व्यवस्थित रूप से गठन करना, एक व्यवस्थित रूप से वर्ण दिए हों वो क्या कहलाएगी, आपकी वर्णमाला कहलाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है दोस्तों, वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। वर्णों का सार्थक क्रम कहलाएगा आपका शब्द और वर्णों का व्यवस्थित क्रम कहलाएगा आपका वर्ण। अक्सर प्रश्न में यही गलती हो जाती है, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णों का अगर सार्थक क्रम लिख दे या फिर वहाँ पे व्यवस्थित क्रम लिख दे, वहाँ आपको भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन आप सार्थक शब्द का अर्थ अगर समझते हैं तो आप लिखेंगे, आंसर क्या देंगे, शब्द देंगे, और व्यवस्थित का अर्थ समझते हैं तो क्या देंगे, आप वर्णमाला देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारा क्या, व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, प्रश्न आ जाता है कि व्यंजन को, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है। आप सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो का से लेकर माँ तक, का से माँ तक जो 25 वर्ण होते हैं, जो 25 व्यंजन होते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारी जो वायु निकलती है वो हमारे मुख, किसी ना किसी मुख अवयव से टकराते हुए निकलती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं और टोटल 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। संख्या में ये कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। और ये कितने होते हैं, का से लेकर माँ तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। दोस्तों अगर बात करें ये किस प्रकार से आते हैं, कितने प्रकार से बांटा जाता है इनको 5 प्रकार से बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन को
कितने प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार से बांटा जाता है। 5 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं? मुख विवर के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं? सबसे पहला अवयव होता है हमारा कौन सा? कंठ होता है। उसके बाद हमारा तालव्य होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा मूर्धा होता है। मूर्धा के बाद दंत होता है, और दंत के बाद दोस्तों ओष्ठ होता है। तो हम कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर इनको 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। कंठ्य कौन सा होता है? क वर्ग आता है, वो हमारा कंठ्य होता है। कौन सा होता है? क वर्ग कंठ्य होता है। और आपका च वर्ग कौन सा होता है? तालव्य होता है। ट वर्ग आपका क्या होता है? मूर्धन्य होता है। त वर्ग आपका कौन सा होता है? दंत्य होता है। और प वर्ग आपका क्या होता है? ओष्ठ होता है। ये हमारे क्या हो गए? उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपने ये यहाँ से देख लिया है और इसको और अच्छे से पढ़ना है तो मेरे जो स्वरों से वर्गीकृत वीडियो हैं और आपकी व्यंजन से संबंधित वीडियो हैं उनको एक बार देख लें। अब अगला प्रश्न आपका कौन सा आता है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन किसमें से प्रयुक्त है? किसमें संयुक्त व्यंजन है? दोस्तों इस प्रश्न में एक प्रकार का भ्रम होता है। यहाँ शब्द लिख रखा है संयुक्त व्यंजन, लेकिन जब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो जल्दी जल्दी में वो संयुक्त व्यंजन की जगह क्या कर देते हैं? संयुक्त अक्षर को लिख देते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर समझ लेते हैं और कहीं कहीं वो कब क्या लगा जाते हैं? क्षत्रिय भी आंसर लगा के आ जाते हैं। क्या लगाते हैं? इस प्रकार से, जैसे कि संयुक्त व्यंजन आपको पता है, संयुक्त अक्षर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर वो उनको कहीं दिखे जाते हैं तो वहाँ वो उसी को लगा के आ जाते हैं, जबकि ये क्या होगा? गलत होगा। सही इसका आंसर क्या होगा? न्याय। यहां भी आपको आधा वर्ण देखने को मिल जाए। क्या मिल जाए? आधा वर्ण देखने को मिल जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। इसको आप केवल इसी प्रकार से पहचान लेना कि जहां आधा वर्ण देखने को मिल जाए वो आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है क्या? अनुस्वार होता है। अनुस्वार दोस्तों, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है आपका तत्सम। ये प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि अनुस्वार होता है आपका तत्सम होता है या तद्भव होता है, क्या होता है? दोस्तों अनुस्वार आपका तत्सम होता है। इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के ऊपर किया जाता है। अगर इसका प्रयोग कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर हुआ है, अगर इसका प्रयोग कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर हुआ है तो वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम क्या होता है? जो तत्समान मतलब पहले से के समान जो वर्ण है उनको तत्सम कहता है। हम कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत में जिस प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं वो उसी प्रकार का हो तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जहाँ अनुस्वार का जिस शब्द के ऊपर प्रयोग हो जाएगा ये आपका अनुस्वार होता है। बिंदी के समान जिस शब्द के ऊपर प्रयोग हो जाएगा वो आपका तत्सम शब्द कहलाता है। अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों, क्या? शब्द बोलते समय उच्चारण स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देना कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई एक शब्द लिया, ठीक है, मैंने एक शब्द लिया कोई विकार, या लिया मैंने विष्णु, ठीक है, मैंने कोई शब्द लिया, जैसे मैंने विकार लिया या विष्णु लिया। पहले तो इस प्रश्न को आप समझिए कि प्रश्न कह रहा क्या है कि शब्द बोलते समय हमने शब्द ले लिया, विष्णु ले लिया, उच्चारण स्पष्टता के लिए, मतलब इसका जब उच्चारण स्पष्ट हो जाए उसके लिए किसी अक्षर पर मतलब किसी एक अक्षर पर, ठीक है ना, किसी एक अक्षर पर विशेष बल देना कहलाता है। पहले तो दोस्तों अक्षर और वर्ण में अंतर समझिए। वर्ण क्या होते हैं? जो कि स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैंने क, आ ये सभी लिख दिया, ये वर्ण है। लेकिन अक्षर क्या होगा? जो एक ही ध्वनि में बोल दिए जाएं वो अक्षर कहलाते हैं। जिनका क्षर ना हो वो अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि ओम, अतः इनके उच्चारण में रुकना ना पड़े वो आपके क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, विशेष बल देना कहलाता है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी एक वर्ण पर विशेष वर्ण देना क्या कहलाता है दोस्तों? इसको
स्वराघात या बलाघात कहलाते हैं। जैसे कि अपन ने उदाहरण लिया विकार या विष्णु, तो जैसे कि अपन विष्णु का एक उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे विष्णु विष्णु, मतलब हम इस शब्द पे जो जोर दे रहे हैं, जो इस शब्द की स्पष्ट उच्चारण के लिए जो जोर दे रहे हैं, जो विशेष प्रकार का बल लगा रहे हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि निम्न में से द्वितीय व्यंजन है कि निम्न में से द्वितीय व्यंजन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। यह अर्थ से ही, यह शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना, मतलब दो बार द्वित्व, मतलब दो बार आना, द्वित्व मतलब दो बार आना। अतः हम कह सकते हैं कि दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे कि इनमें से किसमें प्रयुक्त हुआ है, दो समान व्यंजन एक साथ किसमें प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि इसमें प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इक्का में दो समान व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हुए, अतः हम कह सकते हैं कि इक्का में द्वितीय व्यंजन है। ठीक है मित्रों, ये हमने जो मेन क्वेश्चंस थे वो कर लिए, जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जो अक्सर गलत हो जाते हैं, वो हमने कर लिए। अब जो प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, उनको आप जो वीडियो है उसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर आ, जैसे कि उन्होंने दे दिया आ और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान पूछ लिया, तो आप सभी जानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। उन्होंने पूछ लिया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका भी आप जानते हैं कंठ है। क्या होता है, क वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अगर उनने पूछ लिया कि रग प्रकंपित वर्ण है, निम्न में से प्रकंपित व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन आप जानते हैं कौन सा होता है, र होता है। उनने पूछ लिया कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, या पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आप जानते हैं कौन सा होता है, ल होता है। उनने पूछ लिया पंचमाक्षर कौन से होते हैं, पंचमाक्षर कौन से होते हैं, तो जो वर्ग के अंतिम पांच होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। इसी प्रकार से सघोष अघोष भी पूछ लेते हैं, अल्प प्राण महाप्राण भी पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से। एक प्रश्न और आता है कि अर्धस्वर, निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं, अर्धस्वर के बारे में पूछता है। किसके बारे में, अर्धस्वर। तो दोस्तों या और व को अर्धस्वर कहते हैं, ये मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, देख लेना, सारे मैंने डिटेल से पढ़ा रखे हैं। तो या व को अर्धस्वर कहते हैं। अगर वो पूछे अल्प प्राण महाप्राण निम्न में से कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण। और चौथे पांचवे क्या होते हैं आपके, महाप्राण होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि ट्रिक के माध्यम से इसको मैंने आपको याद कराया था कि अल्प में कितने हैं, 3 वर्ण। तो हम करेंगे कि इसमें भी कितने, 3, और तीसरा अक्षर भी आएगा। तो पहला तीसरा पांचवा क्या हो जाएंगे आपके, अल्प प्राण हो जाएंगे। और दूसरा कौन सा बचता है, महाप्राण। तो महाप्राण में कौन से आएंगे, दूसरे और चौथे। उसी प्रकार से सघोष की बात करें तो सघोष कौन सा होता है आपके, सघोष होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं, वो सघोष होते हैं। और पहले और दूसरे, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अघोष होते हैं। सभी स्वर आपके सघोष होते हैं, सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दी हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो सभी साधारण प्रश्न हैं, जो सभी सही करके आते हैं। उनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। जो ये क्वेश्चंस कराए गए हैं इनमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अब ये प्रश्न आप एक बार अच्छे से याद कर लेना, आपके ये कभी भी गलत नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज करें। यदि आपका कोई सुझाव या फिर कोई आपकी समस्या है उसको भी आप हमें बता सकते हैं, या वीडियो की संबंधित कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, उसका कोई इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और आपकी बातें सुनी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।